नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ एक ऐसा दस्तावेज लगा है जो एक बहुत ही प्रोवोकेटिव मतलब एक उकसाने वाला सवाल पूछता है। दस्तावेज का शीर्षक है राजनीतिक संबद्धताओं से ऊपर एकता। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि क्या हिंदुओं के लिए संभव है कि वो अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस मतलब वो कांग्रेस को मानते हैं, बीजेपी को या किसी और को, उस पहचान से ऊपर उठें और ऊपर उठकर अपने दार्शनिक या कह लें सभ्यता के हितों की रक्षा करें। आज के माहौल में तो ये सोचना भी मतलब मुश्किल लगता है। हमारी राजनीतिक पसंद ही हमारी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा बन गई है। तो आज हमारा मिशन इस दस्तावेज के तर्कों की गहराई में उतरना है, ये पता लगाना है कि ये दस्तावेज राजनीति से पहचान को अलग करने की वकालत क्यों कर रहा है और इसके पीछे क्या सोच है। चलिए इस दिलचस्प सोच की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये दस्तावेज मतलब हवा में बातें नहीं करता। इसने अपने तर्क को 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा किया है। पहला है सांस्कृतिक विरासत को बचाना, दूसरा है सामाजिक और कानूनी हकों की लड़ाई, तीसरा है आर्थिक और शैक्षिक तरक्की, और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है एक समावेशी यानी सबको साथ लेकर चलने वाला नजरिया। हम एक एक करके इन चारों को समझेंगे और देखेंगे कि ये विचार आपस में कैसे जुड़े हैं। ठीक है, तो पहले स्तंभ से शुरू करते हैं, सांस्कृतिक और सभ्यता का संरक्षण। दस्तावेज की शुरुआत में ही हिंदू धर्म को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित परंपराओं में से एक बताया गया है। वेद, उपनिषद, ये सब बातें। मंदिरों और स्थलों को बचाला तो देखिए समझ आता है, वो दिखते हैं। लेकिन संस्कृति का एक अदृश्य हिस्सा भी होता है, ज्ञान, भाषा, दर्शन। क्या दस्तावेज इस इनटैंजिबल हेरिटेज के बारे में भी कुछ कहता है? आपने बहुत सही नस पकड़ी है। दस्तावेज के मुताबिक दार्शनिक हितों की रक्षा का मतलब सिर्फ इमारतें बचाना नहीं है। इसका असली मतलब उस जीवित परंपरा को बचाना है। और वो परंपरा मंदिरों, अनुष्ठानों और त्योहारों में तो दिखती ही है, लेकिन उसकी आत्मा बसती है ज्ञान में। इसीलिए स्रोत संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषाओं को बचाने पर बहुत जोर देता है। भाषा पर इतना जोर क्यों? क्योंकि स्रोत का तर्क है कि भाषा के बिना दर्शन गूंगा हो जाता है। वेदांत, योग, भक्ति, इन सभी गहरे विचारों को समझने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम ही तो भाषा है। अच्छा। अगर मूल भाषा ही नहीं बचेगी तो दर्शन सिर्फ अनुवादों में सिमट कर रह जाएगा और अपनी गहराई खो देगा। इसीलिए दस्तावेज कहता है कि प्राथमिकता इन चीजों को बचाने की होनी चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल को चुनाव जिताने की। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। आमतौर पर संस्कृति को राजनीति साधने का एक टूल माना जाता है, त्योहारों पर नेताओं का दिखना, धार्मिक नारों का इस्तेमाल। लेकिन ये दस्तावेज कह रहा है कि राजनीति को संस्कृति बचाने का टूल होना चाहिए। ये तो पूरे पावर डायनामिक को ही पलट देता है। ठीक, यही इसका सबसे क्रांतिकारी विचार है। दस्तावेज के नजरिए से जब लक्ष्य सांस्कृतिक निरंतरता होता है तो वो किसी एक सरकार के आने जाने से प्रभावित नहीं होता। वो एक 5 साल का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि 500 साल की सोच बन जाता है। राजनीतिक जीत क्षणिक होती है, लेकिन सभ्यता की निरंतरता एक ज्यादा बड़ा लक्ष्य है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? आज के जमाने में बिना किसी राजनीतिक पार्टी के मजबूत समर्थन के क्या कोई समुदाय अपने हितों की, खासकर अपने सामाजिक और कानूनी हकों की रक्षा कर भी सकता है? कहीं ये सिर्फ एक आइडियलिस्टिक सपना तो नहीं? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और दस्तावेज इसके जवाब में दूसरे स्तंभ पर आता है, सामाजिक और कानूनी अधिकार। स्रोत का मानना है कि जब समुदाय अपनी ताकत किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि अपनी साझा विरासत से लेता है तो वो कई बाहरी दबावों का बेहतर सामना कर सकता है। जैसे कि दस्तावेज में किन दबावों का जिक्र है? इसमें 3-4 मुख्य बातें हैं। पहली, धार्मिक व्याख्याओं पर राजनीतिक विचारधारा का हावी होना, मतलब जब कोई पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से धर्म को रीडिफाइन करने लगती है। दूसरा, और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जाति आधारित राजनीतिक एजेंडा। हाँ, एक मिनट। इस पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये एक बहुत बड़ा दावा है कि राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठने से जाति की राजनीति कमजोर हो जाएगी। भारत में तो जाति एक जमीनी हकीकत है। दस्तावेज इस जटिल मुद्दे को कैसे देखता है? दस्तावेज का विश्लेषण यह है कि राजनीतिक दल अक्सर चुनावी फायदे के लिए जातियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं। एक जाति को दूसरी पर वरीयता देना या किसी एक जाति के वोट बैंक को साधने के लिए बाकी समुदाय की अनदेखी करना।
स्रोत का तर्क है कि जब लोग अपनी पहचान को अपनी जाति से ज्यादा एक बड़ी दार्शनिक छतरी के नीचे देखेंगे तो नेताओं के लिए ये बांटो और राज करो की नीति चलाना मुश्किल हो जाएगा। एकता का आधार राजनीतिक नहीं बल्कि दार्शनिक होना चाहिए। ठीक है, ये एक दृष्टिकोण है। और दस्तावेज में एक और बहुत ही लोडेड फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, पूजा की अनावश्यक स्वतंत्रता। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? ये तो सीधे सीधे धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार से टकराता हुआ लगता है। क्या दस्तावेज इसका कोई उदाहरण देता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस फ्रेज को दस्तावेज के संदर्भ में समझें, बिना इसका पक्ष लिए। स्रोत का इशारा उन स्थितियों की तरफ है जहां उसके अनुसार राजनीतिक दल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए ऐसी धार्मिक प्रथाओं की अनुमति दे देते हैं जो बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक या सामाजिक ताने बाने के साथ मेल नहीं खाती। अच्छा, यहाँ अनावश्यक शब्द का प्रयोग ये दिखाने के लिए किया गया है कि यह स्वतंत्रता दस्तावेज के नजरिए में सद्भाव के लिए नहीं बल्कि सिर्फ वोट हासिल करने के लिए दी जा रही है। हम यहाँ सिर्फ दस्तावेज के तर्क को रिपोर्ट कर रहे हैं जो कहता है कि ऐसी नीतियाँ हिंदू संस्कृति की कीमत पर बनती हैं। समझ गया। तो अगर हम इन सब सामाजिक कानूनी बिंदुओं को जोड़कर देखें तो संदेश ये है कि समुदाय का कल्याण किसी एक पार्टी का मोहताज नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो। समुदाय को अपने हितों की पैरवी करने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए और ये आत्मनिर्भरता दार्शनिक एकता से आएगी। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता और आंतरिक मजबूती। संदेश यही है कि समुदाय की भलाई एक इंटरनल प्रोजेक्ट है जो एक्सटर्नल पॉलिटिकल फैक्टर्स के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो अगर समुदाय अपने सामाजिक और कानूनी हकों को लेकर इतना जागरूक और आत्मनिर्भर हो जाए तो जाहिर है इसका अगला कदम होगा कि वो अपनी आर्थिक और शैक्षिक तरक्की के बारे में भी सोचें। क्या दस्तावेज इस पहलू पर भी बात करता है? हाँ, और यही तीसरा स्तंभ है। ये दिखाता है कि ये दृष्टिकोण सिर्फ अतीत को बचाने या आज की लड़ाइयां लड़ने के बारे में नहीं है बल्कि भविष्य बनाने के बारे में भी है। स्रोत कहता है कि सामुदायिक उन्नति के लिए ऐसे शिक्षण संस्थानों का समर्थन करना जरूरी है जो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हिंदू मूल्यों और दर्शन में भी निहित हों। लेकिन क्या इससे एक तरह के वैचारिक घेरे नहीं बन जाएंगे? अगर हर समुदाय अपने अपने मूल्य आधारित शिक्षण संस्थान बनाने लगे तो फिर वो कॉमन ग्राउंड कहाँ बचेगा जो एक राष्ट्र के तौर पर में जोड़ता है? ये एक बहुत बड़ा खतरा है और दस्तावेज इस बात को नजरअंदाज नहीं करता। वो साफ साफ कहता है कि इन प्रयासों का उद्देश्य बहुलवाद को कमजोर किए बिना हिंदू समुदाय को मजबूत करना है। अच्छा, मतलब आइडिया ये है कि हिंदू समुदाय मजबूत बने, लेकिन ऐसा करते हुए देश की डाइवर्सिटी या दूसरे समुदायों को कोई नुकसान न पहुंचे। तो फिर इन संस्थानों का असल मकसद क्या है? दस्तावेज के हिसाब से इनका मकसद है आने वाली पीढ़ियों को अपनी दार्शनिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना ताकि वो अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूज्ड न रहें। तर्क ये दिया गया है कि एक व्यक्ति जो अपनी जड़ों को अच्छी तरह समझता है वो दूसरों की जड़ों का भी सम्मान कर पाता है। तो ये अलगाव के लिए नहीं बल्कि एक मजबूत आत्मविश्वास से भरी पहचान बनाने के लिए है जो फिर दूसरों के साथ बेहतर संवाद कर सके। ये बहुलवाद को कमजोर किए बिना वाला जो हिस्सा है ये मुझे हमारे आखिरी और चौथे बिंदु पर लाता है, एक समावेशी दृष्टिकोण। सच कहूं तो यहीं पर आकर पूरा तर्क या तो खरा उतरता है या बिखर जाता है। अक्सर जब कोई समुदाय अपने हितों की रक्षा की बात करता है तो इसका मतलब दूसरों से खुद को बचाना होता है। एक हम बनाम वो की भावना आ ही जाती है। और यही इस दस्तावेज का सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे बड़ा दावा भी। स्रोत इस सवाल का सीधा सामना करता है। उसके अनुसार हिंदू हितों की रक्षा का मतलब अलगाववाद या दूसरों का विरोध करना है ही नहीं बल्कि इसका एक अभिन्न अंग है बहुलवाद यानी प्लूरलिज्म को बनाए रखना। और दस्तावेज ये भी कहता है कि ये कोई नई बाहर से लाई गई सोच नहीं है बल्कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती जैसे विचार हिंदू दर्शन की जड़ों में ही हैं। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि दस्तावेज अलगाव की नहीं बल्कि जुड़ाव की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि एक मजबूत समुदाय राष्ट्रीय एकता में बेहतर योगदान दे सकता है। ये तो आमतौर पर जो हम सुनते हैं उसके बिल्कुल उल्टा है।
हाँ, ये तर्क कन्वेंशनल विजडम को चुनौती देता है। दस्तावेज की सोच ये है कि असुरक्षा और डर से ही अलगाव पैदा होता है। एक समुदाय जो अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता है, वो डिफेंसिव हो जाता है और दूसरों को शक की नज़र से देखता है। सही बात है। इसके विपरीत एक समुदाय जो अपनी विरासत को लेकर आत्मविश्वासी है, वो दूसरों के साथ बातचीत करने, संवाद करने और मिलकर काम करने से डरता नहीं है। तो इस दृष्टिकोण में सामुदायिक सुरक्षा दूसरों के अधिकारों की कीमत पर नहीं, बल्कि एक मजबूत राष्ट्र की नींव के तौर पर देखी जा रही है। एक ऐसा राष्ट्र जहां हर समुदाय अपनी पहचान को लेकर सुरक्षित महसूस करे और इसीलिए एक दूसरे के साथ सम्मान से रह सके। ठीक यही तर्क है। सच्ची एकता तब नहीं आती जब सब अपनी पहचान मिटाकर एक जैसे हो जाएं, बल्कि तब आती है जब अलग-अलग पहचान वाले समूह अपनी अपनी विरासत में निहित होकर एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक जुड़ते हैं। दस्तावेज का विजन यही है। तो आज हमने इस दस्तावेज के जरिए एक बहुत ही स्तरित, एक मल्टी लेयर्ड विचार को समझा। ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक ब्लूप्रिंट पेश करने की कोशिश है। ये राजनीतिक वफादारी से ऊपर उठकर 4 स्तंभों पर सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक अधिकार, शैक्षिक उन्नति और समावेशी राष्ट्रवाद अपने दार्शनिक हितों को प्राथमिकता देने की वकालत करता है। अगर हम इसे बड़े कैनवस पर देखें तो ये स्रोत एक बहुत ही मौलिक प्रस्ताव रख रहा है। ये कह रहा है कि किसी समुदाय की दिशा और एकता का आधार क्षणिक राजनीतिक हार जीत नहीं होनी चाहिए। उसकी नींव उन दार्शनिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों पर टिकी होनी चाहिए जो सदियों से चले आ रहे हैं। ये एक तरह से राजनीति को साध्य, दी एंड मानने के बजाय उसे संस्कृति और दर्शन जैसे बड़े लक्ष्यों को साधने का एक साधन, अ मीन्स मानने की बात करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये राजनीति को देखने के हमारे सामान्य तरीके को चुनौती देता है, जहां हम अक्सर अपनी पहचान को अपनी राजनीतिक पसंद से जोड़कर देखते हैं। ये दस्तावेज उस समीकरण को ही उलटने का सुझाव दे रहा है कि आपकी पहचान पहले है और आपकी राजनीतिक पसंद उस पहचान के हितों को पूरा करने का एक जरिया मात्र है। बिल्कुल। और ये श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। इस पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस सवाल पर सोचना जरूरी है। अगर कोई समुदाय अपनी पहचान की नींव बदलते राजनीतिक गठबंधनों पर नहीं, बल्कि अपने हजारों साल पुराने दार्शनिक सिद्धांतों पर रखता है, तो ये उस समुदाय की अपनी लंबी उम्र और एक डाइवर्स समाज में दूसरे समुदायों के साथ उसके रिश्तों को किस तरह से बदल सकता है? क्या ये उसे ज्यादा मजबूत और ज्यादा उदार बनाएगा या फिर उसे दुनिया से काट देगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।